हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरॉन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसका हम फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम है फर्स्टली ईटीएस। ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और दूसरा यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रहेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों को यहां पर हम देखेंगे। ये दोनों को देखने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर वीडियो में देखा था हमारा क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन। इसको हम पहले समझते हैं। पहले हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन दो स्टेप में होता है। दो स्टेज कौन से रहेंगे? तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेज रहेगा, इसमें हमारा जो पायरुविक एसिड है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें जो हमारे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, और हमारे जो सारे कार्बन है उसको भी रिमूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर पायरुविक एसिड है, जैसे कि यहाँ पर पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, आपको पता है, इसके पास 3 कार्बन होते हैं, यानी कि CH3CO COOH। इसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें से सारे जो ये हाइड्रोजन है, सारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन को रिमूव करना, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सारे जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना, और दूसरा इसमें जो कार्बन है, कार्बन को एज ए CO2 रिलीज करना। किसके फॉर्म में रिलीज करना? तो CO2 के फॉर्म में इसको रिलीज करना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, जिसमें हम इस तरीके से बोलते हैं इसको, अगर हम सेंटेंस बोलना हो तो इस तरीके से बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर सारे जो हाइड्रोजन एटम है इसको हमने रिमूव कर दिया, और सारे जो कार्बन है इसको भी हमने रिमूव कर दिया एज ए CO2 के फॉर्म में हमने कार्बन को भी रिलीज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेज, दूसरे स्टेज में क्या कहना चाहता है? दूसरे स्टेज में ये बोला गया है कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद सिमुल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ऐसा बोला गया है। तो इसमें इसको हम डिकोड करके समझते हैं। यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक प्रोटॉन रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा प्रोटॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन एटम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ पर दूसरे जो स्टेप है इसमें बोला गया है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन एटम के पार्ट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसको, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना या पास करवाना, ट्रांसफर करवाना टू मॉलिक्यूलर O2। यहाँ पर हमारा एक मॉलिक्यूलर O2 रहेगा, यानी कि O2 मॉलिक्यूल रहेगा। ये O2 मॉलिक्यूल के पास हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इसको पास करवाना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होगा तो ये हमारा दूसरा स्टेप खत्म होगा, और यहाँ पर 2 प्रोटॉन भी रहेंगे। ये मॉलिक्यूलर O2 को हम हाफ मॉलिक्यूलर O2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा, और दूसरा यहाँ पर हमारे इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी कुछ रिलीज होगी। जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगी? ये हाइड्रोजन एटम, जब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या रहती है? एनर्जी रहती है। अब ये जो एनर्जी हाइड्रोजन एटम के पास है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास चलेगी। इलेक्ट्रॉन के पास जाने के बाद यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन है इसको हम ट्रांसफर करवा के लाते हैं किस तक? तो हमारा मॉलिक्यूलर O2,
O2 जो है O2 के पास हम लाते हैं और O2 के साथ ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसिस करेंगे और इसके साथ यहाँ पर हमको एक एटीपी मिलेगी। क्या मिलेगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। यहाँ पर एटीपी कैसे सिंथेसिस होता है ये हमारा पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मॉलिक्यूलर O2 तक, हमारा जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वहां तक हमारा इलेक्ट्रॉन को लाने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ईटीएस, यानी कि इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये हमारा एक पूरा सिस्टम रहेगा, ये ट्रांसफर का हमारा पूरा एक सिस्टम रहेगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेज। तो दूसरे स्टेज को हमने क्या किया, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटॉम के पार्ट के रूप में रिलीज हुए हैं, इसको ट्रांसफर करवाना है। इसको ट्रांसफर करवाना कहां तक? तो हमारा O2 मॉलिक्यूल तक, O2 मॉलिक्यूल्स तक इसको ट्रांसफर करवाना। तो इसको यहां पर हम अच्छे तरीके से देखने वाले। ये जो फर्स्ट वाला स्टेज है जिसमें हमारे ये ऑक्सीडेशन है, इसमें हमने देख लिया कि हमारा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ऑक्सीडेशन दो स्टेप में होता है, एक हमारा लिंक रिएक्शन के फॉर्म में रिएक्शन में होगा और दूसरा यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में होगा, क्रेब्स साइकिल में होगा। ये आगे हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल को रिवाइज कर ले, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को। तो यहाँ पर जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में हमारी मेन दो प्रोसेस हो रही थी, जिसमें एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। और दूसरा बच्चों क्या हो रहा था? दूसरा हो रहा था हमारा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटॉम है ये रिलीज होगा, और हाइड्रोजन, ऐसे दो हाइड्रोजन एटॉम रिलीज होते हैं तो इसको NAD प्लस करके इसको एक कोएंजाइम रहेगा जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको याद करना है बच्चों, यहाँ पर जो NAD प्लस रहेगा, NAD प्लस दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये NADH2 बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारा ये NADH2 आपने नहीं लिखवाया है, आपने लिखवाया है NADH प्लस H प्लस ये लिखवाया है, बट ये दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों सेम है। एक्चुअल में हमारा ये मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बट यहाँ पर हम हमारे अच्छे से समझने के लिए हम NADH2 भी कई बार लिख देते हैं। तो ये दोनों अगर आप लिखते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स उसके पूरे मिलेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लिंक रिएक्शन के दौरान हमने दो चीजें देखी। एक यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिलीज हुए जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है जिसको हम डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। इसके बाद हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा बच्चों। अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर दो डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं। क्या? दो डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं जिसमें हमारा दो CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। क्या होंगे? दो CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमको जिसमें 4 डिहाइड्रोजिनेशन होंगे, जिसमें जो 3 डिहाइड्रोजिनेशन रहेंगे इसमें हमारा NADH2 मिलेगा, और हमारे एक डिहाइड्रोजिनेशन में यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल NADH2 के मिलेंगे और एक हमारा FADH2 का मिलेगा। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। इसके अलावा हमारा फॉस्फोराइलेशन होके एक ATP भी यहाँ पर मिलता था। क्या मिलता था? एक ATP भी यहाँ पर मिलता था। इस तरीके से एक पायरुविक एसिड का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पायरुविक एसिड का हम पूरा ऑक्सीडेशन देखें तो या रेस्पिरेशन देखें तो इसमें टोटल हमारे एक ये NADH2, 3 ये NADH2, यानी कि 4 NADH2 मिलेंगे, और यहाँ पर FADH2 एक मिलेगा और एक ATP मिलेगा, और टोटल 3 हमारे CO2 मिलेंगे। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अगर यहाँ पर एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करनी हो तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरा प्रोसेस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान हमको टोटल 4 NADH2 पहले मिल रहे थे एक पायरुविक एसिड से। अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 8 NADH2 मिलेंगे। कितने? 8 NADH2 मिलेंगे, 2 FADH2 मिलेंगे, और हमारे 3 और 3 6 CO2 मिलेंगे, और 2 हमारे ATP मिलेंगे।
ये आपको पता है। अगर पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जिसमें ग्लाइकोलाइसिस भी हमको ऐड कर देना है तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल 10 NADH2 मिलेंगे, क्योंकि दो हमारे ग्लाइकोलाइसिस पे NADH2 बनते थे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 10 NADH2 मिलेंगे, यानी कि ये 10 NADH2, FADH2 ओनली 2 ही मिलेंगे, 6 CO2 मिलेंगे और ATP यहाँ पर 4 मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर बहुत सारी हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारी हमको एनर्जी चाहिए, इस वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बट अभी तक हमने देखा यहाँ पर हमारे टोटल 4 ही एटीपी मिले हैं, टोटल 4 ही एटीपी मिले हैं, जो कि एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बाकी के एटीपी कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पर बाकी के एटीपी जो रहेंगे वो हमारे ये NADH2 और FADH2 से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? NADH2 और जो FADH2 है इसमें से हमको बाहर निकलना है। इसमें हमारी जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी NADH2 और FADH2 में स्टोर हुई होती है, क्योंकि ये एनर्जी हाइड्रोजन के पास थी और हाइड्रोजन किसने कैप्चर कर लिया? तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया था NAD+ ने और वो बन गया था NADH2। तो अब यहाँ पर एनर्जी किसके पास है? NADH2 के पास। ये हमारा एनर्जी का चेक है। अब यहाँ पर इसमें से एनर्जी निकलने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझना होता है। ये हमारा NADH2 जो रहेगा, यहाँ पर जो NADH2 है ये हमारा एनर्जी का चेक है। इसको आप एनर्जी का चेक गिन लो, ये हमारा एनर्जी का चेक है। उसको अब कैश में कन्वर्ट करना होगा, कैश में एनर्जी कन्वर्ट करना होगा, यानी कि एटीपी बनाना होगा। अब एटीपी कैसे बनेंगे? तो जैसे कि आप समझो आपने कोई एक चेक लिखा है, आपको किसी ने एक चेक दिया है और चेक में लिखा है 10,000 रुपये आपको लिख के दिया है। अब आपको उसको कैश करवाना है, तो कैश करवाने के लिए आप क्या करेंगे? आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक में जाने के बाद चेक जो कैशियर रहता है उसको आप देंगे। बैंक में बैंक में जाके जो कैशियर रहता है उसको आप ये चेक देंगे। तो यहाँ पर ये कैश को देख के जो कैशियर रहेगा या बैंक वाले जो रहेंगे ये आपको कैश मनी देंगे। यहाँ पर कैश जो 10,000 रुपये रहेंगे वो आपको कैश देंगे, आपको कैश दे सकते हैं। ओके, सो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो NADH2 रहेगा, NADH2 जो रहेगा इसके पास एनर्जी है, ये हमारा एक एनर्जी का चेक है, एनर्जी का चेक है। अब इसको कैश करवाने के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी कि ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर हमको एटीपी मिलेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमको कैश हमारे एटीपी मिलेंगे, इसको हम करेंसी बोलेंगे। अब यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा कि जो एक NADH2 रहेगा, ये 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 रहेगा। FADH भी हमारे एनर्जी के करेंसी है, NADH और FADH दोनों हमारे NADH2 FADH2 यहाँ पर लिख देते हैं। NADH2 और FADH2 दोनों हमारे एनर्जी के चेक है। अब यहाँ पर NADH2 में से 3 ATP और FADH2 में से 2 ATP मिलेंगे। ये कैसे मिलते हैं इसको हम अब समझते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं हमारे ETS की ओर। चलो अब यहाँ पर हम समझते हैं हमारा ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को। इसको समझने से पहले यहाँ पर हमको माइटोकॉन्ड्रिया पहले समझना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इसका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर ब्लू पेन से दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन हमारा बहुत सारे फोल्डिंग्स में रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को अब यहाँ पर हम समझे तो जैसे कि ये हमारा, इसको हम दिखा देते हैं, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर
मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच हमारा ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारा ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब हमने आगे देख लिया है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर यहां पर हमारा पायरुविक एसिड आएगा, तो इसका पहले लिंक रिएक्शन होगा। पहले क्या होगा? पहले यहां पर लिंक रिएक्शन होगा, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और ये पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल होगा। अब ये दोनों के दौरान यहाँ पर टोटल हमारे, हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बात करें तो यहाँ पर टोटल हमारे 10 NADH2 मिलते थे। क्या मिलता था? 10 NADH2 मिलते थे, 2 FADH2 मिलता था, और हमारे 6 CO2 मिलते थे, और यहाँ पर 4 ATP मिलते थे। ये सारी चीजें हमको माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर मिलती हैं। ये जो 10 NADH2 है इसमें से 8 NADH2 हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेंगे, और 2 हमारे ग्लाइकोलिसिस से मिलेंगे, ये आपको पता है। और FADH2 वगैरह ये आपको सारी चीजें अच्छे से पता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस क्रेब्स साइकिल हुआ, इसके बाद ये जो NADH2 बना, NADH2 में से हमको क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। ये जो एनर्जी है ये हमारे NADH2 और FADH2 के अंदर स्टोर है। क्या है? इसके अंदर स्टोर है। अब इसको हमको निकालना है, इसको हमको निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ पर हमारा जो ये हमारे ये दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों का यहाँ पर हम TS ले लेते हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम यहाँ पर TS ले लेते हैं, और TS लेके देखेंगे तो ये हमारा सबसे आउटर मेम्ब्रेन, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से दिखाया है, इसको यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो ब्लैक पेन से दिखाया है ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन मैंने दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, तो ये स्पेस प्रेजेंट है, इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ये हमारा स्पेस प्रेजेंट है, इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है, जिसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। इसके बाद हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, जिसको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे यहाँ पर, ये जो हमारा पूरा इनर मेम्ब्रेन है इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हमारे कैरियर प्रोटीन है इसको यहाँ पर हमको समझना है, आगे हम समझेंगे इसको। तो ये मैंने जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है इसको ऐसे बड़ा करके दिखाया है, और तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारा दोनों मेम्ब्रेन बीच का स्पेस, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये इनर मेम्ब्रेन है इसके इनसाइड यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा मैट्रिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा मैट्रिक्स, इसको मैंने ऐसे काट के यहाँ पर चिपका दिया है, तो आपको ऐसे समझना है। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं हमारे जो ये मेम्ब्रेन रहेंगे, हमारे ये जो दोनों मेम्ब्रेन रहेंगे, दोनों मेम्ब्रेन में जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्स्टली यहाँ पर ETS की बात करेंगे, तो ETS जो कि हमारे यहाँ पर हमारा जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका लोकेशन होता है इनर मेम्ब्रेन। इसका लोकेशन क्या होता है? इसका लोकेशन रहता है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पर ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोला गया है। सिस्टम बोला गया है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे कि हम समझते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है। अब ये जो सारे ऑर्गन रहेंगे, जैसे कि हम बात करें तो माउथ है, हमारा इसोफेगस है, इसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये सारी चीजों से मिलकर हमारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है ये भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। इसमें 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? इसमें 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, पहले कॉम्प्लेक्स 1 बोलेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2,
कॉम्प्लेक्स 2, इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 और लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स 4, लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स 4। इस तरीके से 4 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं। इसको हम यहां पर दिखा देते हैं, जैसे कि यहां पर आप समझ लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, यहां पर इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को यहां पर हम यहां पर दिखाते हैं। ये हमारा ग्रीन पेन से जो मैंने दिखाया ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2। अब ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में हमारा कॉम्प्लेक्स 3 हम दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 को यहां पर हम दोनों के बीच में दिखाते हैं, तो ये हमने दिखा दिया कॉम्प्लेक्स 3। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 3। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। कॉम्प्लेक्स 3 को हमने बीच में क्यों दिखाया है, इसको भी आगे हम समझेंगे। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स 4 को यहां पर हम रेड पेन से दिखाते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 4। इस तरीके से हमारे 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटेग्रल रहेंगे। 4 टाइप के हमारे जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे इंटेग्रल इन इनर मेम्ब्रेन। हमारा जो इनर मेम्ब्रेन रहता है इसके अंदर इंटेग्रल रहेंगे, तो ये आपने समझ लिया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसको हमने दिखा दिया है। अब यहां पर इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा, कॉम्प्लेक्स है ये भी किसी ना किसी चीज से मिलके बनते हैं। जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन रहते हैं, ऑर्गन भी कई सारे हमारे टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स पे किसी न किसी चीज से मिलके बनते हैं। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पहले कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, पहले यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में इसको पहले हम दिखा देते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 है। इसके बाद हमारा ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये हमारा जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 के बीच है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3। और लास्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा, कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है तो इसके भी कुछ ना कुछ तो नाम रहेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलेंगे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को NADH डिहाइड्रोजिनेस, इसको हम बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेस, जो कि मिलके बनता है किससे, तो यहां पर एक FMN रहेगा एंड दूसरी यहां पर रहेंगे FES, जिसको हम बोलेंगे आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। FMN का फुल फॉर्म क्या है, FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने ये तो FMN ऐसा तो कुछ कभी सुना ही नहीं। तो आपको पता होगा जो हमारे विटामिन रहते हैं, विटामिन में हमारे जो विटामिन B2 जिसको हम रिबोफ्लेविन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिबोफ्लेविन बोलते हैं। अब ये रिबोफ्लेविन जो रहेगा, रिबोफ्लेविन इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, यानी कि रिबोफ्लेविन 5-फॉस्फेट, तो इसको हम बोलेंगे FMN, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स 1 जिसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेस बोलेंगे, इसमें एक FMN रहेगा, एक यहाँ पर FMN रहेगा, जिसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद दूसरा FES रहेगा। FES क्या है, तो FES यहाँ पर हमारा एक ऐसा प्रोटीन है, FES हमारा एक ऐसा
प्रोटीन है जिसके पास आयरन भी हो एंड सल्फर भी हो, तो इसको हम बोलेंगे आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन क्या बोलेंगे? आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो ये हमारा FeS हो गया। तो यहां पर एक FMN और दूसरा FeS, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स 2, इसके बाद यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स 2, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा, इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको क्यों सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, तो इसको भी आगे हम देखेंगे। ये हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसलिए बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। तो यहां पर हमारा जो क्रेब्स साइकिल रहेगा, क्रेब्स साइकिल में हमारा जब सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट जब फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, या सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तब यहां पर हमारा, आपको पता है, तब डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था। और वो डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 2। क्या कौन करवाएगा? तो कॉम्प्लेक्स 2 करवाएगा। यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड रहेंगे, सक्सिनिक एसिड रहेंगे, इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यहाँ पर आपको पता है 2 हाइड्रोजन रिलीज होते थे, उसको एक्सेप्ट FAD करता था और वो बनता था FADH2। बट ये जो हमारा ये स्टेप रहेगा, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहकर होगा। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट, फ्यूमरिक एसिड या सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तब यहाँ पर हमारा ये 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है, यानी कि यहाँ पर इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था। और ये डिहाइड्रोजिनेशन कौन करवाता है? तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स 2 करवाता है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बनता है? तो ये भी मिलके बनता है। यहाँ पर एक रहेगा FAD, एक रहेगा FAD एंड दूसरा रहेगा यहाँ पर FES। यानी कि FES आपको पता है, FES आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये मिलके बनेगा FAD। यानी कि FAD का फुल फॉर्म क्या है? तो FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमारा एक डाइन्यूक्लियोटाइड देता है और इसमें इसको हम फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको हम कोएंजाइम भी बोलते हैं। ये अभी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा FAD हो गया और FES, और यहाँ पर FES यानी कि आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ये दोनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स 2। इसके बाद हम समझते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 3। इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 जो है, यहाँ पर तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर कहाँ कौन सी जगह पर प्रेजेंट है? तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में यहाँ पर हमने दिखाया है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 जिसको हम बोलेंगे, इसका नाम है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। ये किससे मिलके बनता है? इससे इसका नाम दिया गया है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या रहता है, इसके कंपोनेंट? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर एक साइटोक्रोम B रहेगा, साइटोक्रोम B रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन रहेगा और तीसरा यहाँ पर साइटोक्रोम C1 रहेगा। तो साइटोक्रोम C1 रहेगा। यह आपको अच्छे से कर लेना है। साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 ये किसके कंपोनेंट है? तो हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के। तो इसको भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले साइटोक्रोम B को हमने ऐसे दिखाया है CYTB। ओके, आपको समझना है साइटोक्रोम B है। इसके बाद FES रहेगा,
इसके बाद FeS यानी कि आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन बच्चों। इसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम C1 रहेगा, तो ये CYT-C यानी कि साइटोक्रोम C, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा, इसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका नाम है, आपको याद करना है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। हमारे साइटोक्रोम C रहेगा, आगे हम देखेंगे साइटोक्रोम C रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। सो इस वजह से हमारा ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसको बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर साइटोक्रोम C क्या रहेगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। साइटोक्रोम C यहाँ पर जो साइटोक्रोम हमारा कॉम्प्लेक्स 3 और हमारा कॉम्प्लेक्स 4, इसके बीच का एक मोबाइल फैक्टर रहेगा। यहाँ पर एक मोबाइल फैक्टर रहेगा जो कि यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको लाएगा साइटोक्रोम C, ये लाएगा हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 इस वजह से ये हमारे ये मोबाइल फैक्टर साइटोक्रोम C इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये किससे मिलके बनता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो ये 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है। इसमें 2 कॉपर सेंटर रहेंगे जिसको हम कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B बोलेंगे, और 2 हमारे साइटोक्रोम रहेंगे जिसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो ये मिलके बनता है। पहले यहाँ पर इसको हम लाइन में लिखते हैं। तो ये हमारा कॉपर सेंटर A, इसके बाद कॉपर सेंटर A, इसके बाद आएगा साइटोक्रोम A, इसके बाद आएगा साइटोक्रोम A3 और लास्ट में आएगा हमारा कॉपर सेंटर B। तो ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पर हम दिखाए तो जैसे कि आप समझो, जैसे कि यहाँ पर पहले कॉपर सेंटर A रहेगा, इसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम A रहेगा, इसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम A3 रहेगा, इसके बाद यहाँ पर कॉपर सेंटर B रहेगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉम्प्लेक्स 4 बना हुआ होता है, इसके ये कंपोनेंट रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलेंगे, ये कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B और साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। इसको लाइन में बोलना हो तो कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर B। इस तरीके से ये बना हुआ होता है। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो चार जो कॉम्प्लेक्स है, इसके फिर से एक बार इसके जो नाम होते हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो हमारा ये NADH डिहाइड्रोजिनेज हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स तीसरा जिसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलेंगे। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स 5 रहता है, बट ये हमारे ETS के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम नहीं दिखाएंगे। बट अगर आपको समझना है तो जो कॉम्प्लेक्स 5 रहेगा वो हमारा ऑक्सीजोम्स कहलाएगा। इसमें यहाँ पर 2 पार्टिकल रहेंगे, एक इंटीग्रल पार्टिकल रहेगा जिसको हम F0 बोलेंगे और दूसरा यहाँ पर F1 पार्टिकल रहेगा। यहाँ पर ये हमारा जो पार्टिकल है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम्स, और ये क्या करवाता है, तो ये ATP सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? ATP सिंथेसिस करेगा। ये आपको अच्छे तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, बट ये हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है, सो अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसको हम अभी यहां से निकाल देते हैं। अब यहां पर क्या करना है हमको, हमारा ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है इसकी फिजियोलॉजी समझना है। तो फिजियोलॉजी समझने से पहले यहाँ पर हमारे NADH2 बनते हैं, यहाँ पर NADH2 आते हैं,
NADH2। अब ये NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारे NADH2 जो रहेंगे ये ऑक्सीडेशन होके इसमें से दो हाइड्रोजन निकालेंगे, दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन और दो यहाँ पर प्रोटॉन, दो यहाँ पर प्रोटॉन। जो प्रोटॉन रहेंगे ये हमारे जो ये पूरा मैट्रिक्स है, ये हमारा एरिया क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, प्रोटॉन हमारे मैट्रिक्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, ये इसके अंदर पड़े रहते हैं। और जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही हमारा ये NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, NAD प्लस में कन्वर्ट होगा और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के पास, किसके पास, तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकले ये हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में, और कॉम्प्लेक्स 1 में भी स्पेशली आगे FMN के पास, किसके पास, तो FMN जिसको हम बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपको पता है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो FMN जो रहेगा ये FMN इसको पास कर देगा FES के पास, इलेक्ट्रॉन को किसके पास पास करेगा, तो FES के पास, किसके पास, FES के पास। अब FES के पास करेगा तो यहाँ पर FES इसको आगे पास करेगा और ये आगे पास करेगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स 1 से इसको बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और यहाँ पर इसका एक एक्सेप्टर रहता है, हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा एक एक्सेप्टर रहता है जिसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोन, ये हमारा UQ जिसको हम दिखाते हैं यूबिक्विनोन, क्या दिखाएंगे, यूबिक्विनोन। अब ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के साथ जुड़ेगा और यूबिक्विनोन पहले हमारा इसके नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर UQ मतलब इसको कॉम्प्लेक्स 1 में दिखाते हैं तो यहाँ पर UQ यानी कि यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन ये आपको पता चल रहा होगा। जो भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके पीछे इसका जो सफिक्स रहेगा ऑन रहेगा तो इसको हम कीटोन बोलेंगे, तो यूबिक्विनोन हमारा कीटोन है। अब कीटोन का हम रिडक्शन करवाए, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा तो यहाँ पर कीटोन कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, अल्कोहल में, ये आपको अच्छे से समझना है। अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है यानी कि हमारा यूबिक्विनोल बन जाएगा, यूबिक्विनोल बन जाएगा, यूबिक्विनोल बनेगा जिसको हम UQH2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, UQH2। तो आपको यहाँ पर यूबिक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है यानी कि इसका रिडक्शन होता है तो ये बन जाता है UQH2 जिसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोल, क्या बोलेंगे, पहले यूबिक्विनोन था अब ये बन जाएगा यूबिक्विनोल, तो ये कीटोन सॉरी अल्कोहल बन गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में आते हैं और कॉम्प्लेक्स 1 के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे प्रोटॉन जो कि यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन जो कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटॉन रहेंगे इसमें से 4 प्रोटॉन जो रहेंगे इसमें से 4 प्रोटॉन, यहाँ पर 4 प्रोटॉन जो कि हमारे मैट्रिक्स से चले आएंगे हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के में, हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ये चले जाएंगे यानी कि यहाँ पर हमारे 4 प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा, क्या होगा, 4 प्रोटॉन का यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोटॉन थे वो चले आए हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये क्यों आएंगे तो इसको हम समझते हैं, इसको ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसमें बहुत सारी थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह इसमें दिखाई जाती है, बट ये हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझेंगे। जैसे ही हमारे यहाँ पर आप समझो, जैसे ही हमारा ये NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में। तो अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स 1 रहेगा ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें जो टोटल चार्जेस रहेगा ये टोटल चार्जेस माइनस में होगा। अब माइनस में टोटल चार्जेस है यानी कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से जो 4 प्रोटॉन रहेंगे इसको उठा के लाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेगा उसके साथ में यहाँ पर हमारे 4 प्रोटॉन भी हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एंटर होते हैं। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे 4 प्रोटॉन
हमारे कॉम्प्लेक्स वन के अंदर एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ ही। अब यहाँ पर 4 प्रोटॉन जैसे ही एंटर होंगे, इसके बाद इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स वन को लीव कर देगा, कॉम्प्लेक्स वन में से, यानी कि एफईएस जब यूबिक्विनोल को इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास होके आ गया हमारा यूबिक्विनोन के पास। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोटॉन आए थे हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन में, तो इसको भी बाहर निकलना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए, ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसको भी यहाँ पर बाहर निकलना जरूरी रहता है। तो अब ये बाहर निकलते हैं हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर। क्यों ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे ही हमारे 4 प्रोटॉन या 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स वन के अंदर एंटर होते हैं, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स वन एक टाइप का कैरियर प्रोटीन है, जो कि इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही आप समझो, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स वन है, अब कॉम्प्लेक्स वन के अंदर ये पैसेज है, तो यहाँ पर जो 4 प्रोटॉन रहेंगे, 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी एंटर होते हैं। एंटर होंगे तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रहेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे। बट इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स वन रहेगा, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, यानी कि इसका जो मॉर्फोलॉजी है ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो यहाँ पर ये पूरा रास्ता यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब रास्ता क्लोज हो जाएगा तो इसके बाद ये वापस हमारे मैट्रिक्स में नहीं जा सकते। मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे तो ये आएंगे हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे 4 प्रोटॉन जो रहेंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ये एक बार यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स वन में यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारा यूबिक्विनोल रहेगा, यहाँ पर जो हमारा यूबिक्विनोल रहेगा, इसके बाद ये 4 प्रोटॉन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा यूबिक्विनोल जो रहेगा, यूबिक्विनोन पहले था, अब ये यूबिक्विनोल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिर से पास करेगा किसके ऊपर? तो हमारे कॉम्प्लेक्स 3 में। किस में जाने देगा? कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 में जाने देगा। कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे कॉम्प्लेक्स 3 में। इसको फर्स्टली एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करेगा हमारा साइटोक्रोम बी। कौन करेगा? साइटोक्रोम बी करेगा। अब साइटोक्रोम बी जो रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आगे इसके कॉम्प्लेक्स में ही आगे जाने देगा, और ये जाएगा एफईएस के पास। किसके पास जाएगा? एफईएस के पास। इसके बाद एफईएस इसको डाल देता है साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम बी C1। यहां पर साइटोक्रोम C1 आता है, मैंने थोड़ा सा यहां पर लिखने में गलती की है। तो ये हमारा साइटोक्रोम बी C1, साइटोक्रोम C1 यहां पर मैंने दिखा दिया। तो ये हमारा साइटोक्रोम C1 को दे देता है, एफईएस इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देता है। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर 4 प्रोटॉन, सेम इसी तरीके से जो 4 प्रोटॉन रहेंगे, यहाँ पर 4 प्रोटॉन जो ये हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये 4 प्रोटॉन यहाँ पर हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आएंगे। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हमारा 4 प्रोटॉन फिर से एक्यूमुलेट होंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे प्रोटॉन आने वाले हैं। अब ये क्यों आते हैं? तो ये आपको समझ में फिर से आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन जब आया तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स 3 था, फिर से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 प्रोटॉन इसमें आते हैं। फिर से हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो ये हमारे मैट्रिक्स में वापस नहीं जा पाएंगे और आएंगे हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे यहाँ पर एक मोबाइल एक फैक्टर रहेगा, जिसको हम साइटोक्रोम सी बोलेंगे। यहाँ पर हमारा एक मोबाइल फैक्टर रहेगा, जिसको हम साइटोक्रोम सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोक्रोम सी। आप यहां पर समझो, साइटोक्रोम सी, जिसको हम बोलेंगे मोबाइल फैक्टर। मोबाइल फैक्टर जो कि यहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच ट्रैवल करता रहता है। सो यहां पर ट्रैवल बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4
4, इन दोनों के बीच में ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारे साइटोक्रोम C1 के पास आए तो ये जो कॉम्प्लेक्स 3 रहेगा, साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा यहाँ पर हमारे साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर C1 है तो C1 इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C जो रहेगा ये इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से हमारे कॉम्प्लेक्स 3 से ये चला आएगा यहाँ पर साइटोक्रोम C, ये चला आएगा यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कैसे आएगा? तो यहाँ से हमारे जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री पे ये साइटोक्रोम C आता जाता रहता है, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में चलता रहता है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम C हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ गया, किसको लेके? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेके हमारा साइटोक्रोम C आ गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास जैसे ही आता है तो कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये साइटोक्रोम C है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा तो यहाँ पर साइटोक्रोम C बचेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास से वो लेके आया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 में भी स्पेशली इसको फर्स्ट इसका एक्सेप्टर रहेगा कॉपर सेंटर A। यहाँ पर कॉपर सेंटर A इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर कॉपर सेंटर A जो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम A के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए अब हमारे साइटोक्रोम A के पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से चले जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास। A3 के पास आने के बाद यहाँ पर फिर से साइटोक्रोम A3 इसको पास कर देगा कॉपर सेंटर B के पास। कॉपर सेंटर B के पास अब हमारा फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कॉपर सेंटर B जो रहेंगे इसको मैट्रिक्स में नहीं जाने देंगे, बट इसके सरफेस पे आएगा इलेक्ट्रॉन, और सरफेस पे यहाँ पर हमारा O2 मॉलिक्यूल रहेगा। क्या रहेगा? सरफेस पे यहाँ पर हमारा O2 मॉलिक्यूल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा हाफ O2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इसके साथ जुड़ेगा, और इसके साथ यहाँ पर हमारे दो H+ यानी कि प्रोटॉन भी यहाँ पर रहेंगे, दो हमारे प्रोटॉन भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये दो प्रोटॉन और ये सारी चीजें मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब फाइनली हमारा ऑक्सीजन का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पर फाइनली हमारा ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन को हम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल एक सिंथेसिस करते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये हमारे NaDH2 का जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने दिखाया है। अभी हमारा जो FADH2 का इलेक्ट्रॉन है इसको हमने नहीं दिखाया है, इसको हम फिर से यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर होता है तो यहाँ पर जो 4 H+ रहेंगे, इसमें से 2 H+ यहाँ पर हमारे ये पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आएंगे। कॉम्प्लेक्स 4 में से ये आएंगे हमारे यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो यहाँ पर 2 H+ यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, और जो बाकी के 2 H+ हैं वो यहाँ पर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यहाँ पर यूज होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट के अंदर कमेंट करना है, टाइम स्टैम्प के साथ आपको कमेंट करना है। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हमारा NAD के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से पूरा ट्रैवल करके कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ गया। कॉम्प्लेक्स 4 के पास आने के साथ यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसका प्यार इसको मिल गया, और ये बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमारे FAD के पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब ये हमारे जो इनर मेम्ब्रेन रहेगी, इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में ये पूरा रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारे सक्सिनिक एसिड से निकलते हैं, तो इसको फर्स्टली एक्सेप्ट करेगा FAD। अब ये FADH2 भी यहाँ पर ही बनेगा, ये FAD रहेगा, पहले यहाँ पर ये FAD रहेगा, FAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये FADH2 बना लेगा, और FADH2 बना लेगा तो यहाँ पर ये FAD फिर से इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा FES के पास। किसके पास? FES के पास। FES के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर FADH2 अब यहाँ पर जो FADH2 था
ये फिर से FAD के अंदर कन्वर्ट होगा। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास यहाँ पर हमारे FES के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। FES के पास इलेक्ट्रॉन आने के साथ यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स 2 भी जो इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बाहर निकालेगा। इसको फिर से यहाँ पर यूबिक्विनोल यहाँ पर दोनों जगह पर, यहाँ पर भी हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में से जो कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब भी यहाँ पर मीडिएटर रहेगा और यहाँ पर हमारा मीडिएटर रहेगा। तो यूबिक्विनोल, तो यहाँ पर यूक्यू इसको दिखाएंगे, यूबिक्विनोल, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा UQH2, यानी कि यूबिक्विनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूबिक्विनोल बनेगा। अब ये यूबिक्विनोल के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये पास कर देगा हमारे कॉम्प्लेक्स 3 को पास करेगा। कॉम्प्लेक्स 3 जो रहेगा सेम इसी तरीके से हमने आगे जो देखा सेम इसी तरीके से ये साइटोक्रोम बी, इसके बाद FES, इसके बाद साइटोक्रोम C1, और साइटोक्रोम C1 में से कॉम्प्लेक्स 3 में से बाहर निकालेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम C इसको ट्रैवल करके लाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा। किसका? तो यहाँ पर साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास चले जाएंगे और फिर से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर सेंटर A, इसके बाद फर्स्टली कॉपर सेंटर A, इसके बाद साइटोक्रोम A, इसके बाद साइटोक्रोम A3 और लास्ट में हमारा कॉपर सेंटर B के पास आके फिर से ये हमारा FAD वाला इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है ऑक्सीजन से, और ये भी हमारा H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों FAD और NAD के इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब यहाँ पर हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी हाइड्रोजन या प्रोटॉन यहाँ पर मैट्रिक्स में से हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारा NAD के दौरान टोटल 3 जगह पर हाइड्रोजन या प्रोटॉन हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाला, इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 3 में ये सेकंड वाला, इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में ये थर्ड वाला। बट यहाँ पर FAD में हम देखें तो FAD के दौरान यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में हो रहा है और कॉम्प्लेक्स 4 में भी हो रहा है। तो इस तरीके से FAD में दो जगह पर यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है। इसके बाद हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद समझते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? तो यहां पर आप देखो तो यहां पर 3 जगह पर हमारे एक NADH2 के मॉलिक्यूल के दौरान यहां पर एक हमारा NADH2 का मॉलिक्यूल 3 जगह पर हमारे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाता है। 3 जगह पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो अब यहां पर हमारे जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहां पर इसके 2 पार्ट रहेंगे, एक F1 पार्ट यानी कि हमारा जो ये मैट्रिक्स के टूवर्ड हमारा जिसका फेस है इसको हम बोलेंगे हमारा F1 पार्ट जो कि इंटीग्रल नहीं है, और ये हमारा F0 पार्ट जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। जो F0 रहेगा ये प्रोटॉन के ट्रांसफर के लिए पैसेज बनाएगा। तो ये पैसेज बनाएगा और इसको हम बोलेंगे, इसके अंदर ATP सिंथेस करके एंजाइम रहेगा, इसके ऊपर ATP सिंथेस एंजाइम रहेगा। सो ये ATP सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? ATP सिंथेसिस करवाएगा। इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर
फर्स्ट वाली जगह पर यहाँ पर हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। अब ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो हमारे जो इनर मेम्ब्रेन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन में हम समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजोम्स है, इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीजोम्स है। अब हमारे ऐसे फर्स्ट वाले स्टेप में आप सोचो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे 4 हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होंगे। तब हमारा ये जो हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होंगे तो हमारे जो हमारा ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये हमारा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जैसे ही जो प्रोटॉन रहेंगे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे, ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे तो यहां पर हायर कंसंट्रेशन रहेगा, हायर कंसंट्रेशन रहेगा, और यहां पर जो H प्लस रहेंगे इसका लो कंसंट्रेशन रहेगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होता है और हमारे जो हाइड्रोजन रहेंगे जो कि यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, ये हाइड्रोजन ऐसे रैपिडली आएंगे हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो F0 पार्टिकल है ये हमारे हाइड्रोजन जो प्रोटॉन रहेंगे इसको पैसेज बनाता है, और जैसे ही हमारे ये F1 पार्टिकल में आते हैं तो यहाँ पर हमारे एक एंजाइम रहता है, F1 पार्टिकल में एंजाइम रहता है जिसको हम बोलेंगे एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस। तो ये क्या करवाएगा? जैसे ही हमारा ये ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो यहाँ पर कुछ हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी जो एनर्जी रहेंगी वो हमारे एडीपी, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रहेगा एडीपी, इसके साथ एक हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको जुड़वाने में, इन दोनों को जोड़ने में हेल्प करती है। ये हमारी एनर्जी यूटिलाइज, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी यूटिलाइज फॉर एटीपी सिंथेसिस। कैसे? तो यहाँ पर ये दोनों एडीपी और पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एडीपी दोनों को जोड़ के बना देती है एटीपी। क्या बना देता है? एटीपी। अब यहाँ पर आपकी बुक में ये 2 प्रोटॉन दिखाए हैं, 2 प्रोटॉन यहाँ पर आते हैं, 2 प्रोटॉन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एडीपी में से एटीपी बनती है। कैसे? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो हमारा ये इसमें से हीट एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ पर हमारा जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो सिंथेसिस यहाँ पर होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ऐसा हमारा 3 जगह पर हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर भी हमारा एक एटीपी बनेगा, ऐसे एक एटीपी बनेगा। इसके बाद दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स 2 में हो रहा था प्रोटॉन ट्रांसफर, तो दूसरा हमारा यहाँ पर बनेगा, और तीसरा यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 4 में हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो हमारे NADH2 रहेंगे ये इस तरीके से 3 एटीपी बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर 3 एटीपी बनाएंगे। और हमारा जो FAD रहेगा, यहाँ पर FAD में ऐसा 2 जगह पर हो रहा था, कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं होता बट कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं। तो हमारा जो FAD रहेगा या FADH2 रहेगा, ये 2 जगह पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। सो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये पूरा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 2 जगह पर होता है और हमारे ऐसे 2 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी हमारे बनते हैं। ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम टोटल एटीपी का कैलकुलेशन करें तो आगे हमने देखा था हमारा टोटल एक पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हमारे 10 NADH2 रहते हैं और 2 हमारे FADH2 रहते हैं। तो अब हम इसका कैलकुलेशन, एक NADH2 के मॉलिक्यूल से 3 एटीपी, तो ऐसे 10 NADH2 के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी? तो यहाँ पर 30 एटीपी बनेंगे, 30 एटीपी बनेंगे। और एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी, तो ऐसे 2 FADH2 के मॉलिक्यूल से हमको 4 एटीपी मिलेंगे, 4 एटीपी मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान हमको
34 एटीपी मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमको 2 हमारे क्रेब्स साइकिल के दौरान और 2 हमारे जो ग्लाइकोलिसिस था वहां पर भी हमको मिल रहा था। तो यहाँ पर 2 हमारे क्रेब्स साइकिल में और 2 ग्लाइकोलिसिस में, इस तरीके से टोटल ये 4 एटीपी, ये 4 एटीपी और ये 34, तो हमारे टोटल 38 एटीपी मिलेंगे। अब 38 एटीपी मिलेंगे तो आपको कई जगह पर ये 36 एटीपी लिखा होगा हुआ देखने को मिलेगा। अब 36 एटीपी क्यों लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये 38 एटीपी रहते हैं, इसमें से जब हमारा जो पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तब हमारे 2 एटीपी यहाँ पर यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 36 एटीपी हम इसको लिखेंगे, यानी कि इसमें से जो 2 एटीपी रहेंगे, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं कब, तो हमारे जो पायरुविक एसिड रहता है पायरुविक एसिड के ट्रांसफर के दौरान। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा एटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको समझ में आ गया। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।